Hello students, welcome to economic classes. In last video we start our book Introductory Macroeconomics. In that video we start our chapter Money, and in this video we start our next chapter, that is Banking. Money and Banking is the one unit. ठीक है, 1 यूनिट है ये आपका कंप्लीट और हम बैंकिंग का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। और बैंकिंग के चैप्टर में जो हम डिस्कस करेंगे वो हम कमर्शियल बैंक के बारे में। कमर्शियल बैंक के फंक्शंस आपके सिलेबस में नहीं हैं, बट मैं आपको वैसे ही थोड़ा सा ज़रूर बताऊंगी इसके बारे में। और उसके बाद हमने इसमें मनी क्रिएशन की एक प्रोसेस, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वो सीखेंगे आप। और उसके बाद सेंट्रल बैंक के बारे में कि उसका मीनिंग क्या है, उसके फीचर्स क्या हैं, सेंट्रल बैंक के फंक्शंस क्या हैं हमारे। ये हमारा टोटल पूरा चैप्टर है, तो जिसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो में मैं आपको बैंकिंग के बारे में स्टार्ट करा रही हूँ। बैंक क्या होता है? वैसे अगर मैं जनरली आपसे पूछूं कि बैंक क्या है, तो बैंक जो है वो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो 2 मेन फंक्शन परफॉर्म करता है। 2 मेन फंक्शन, वैसे तो आज की डेट में बैंक बहुत सारे काम करता है, बट ये 2 तो उसके मेन और प्राइमरी फंक्शंस हैं जो एक परफॉर्म करने जरूरी हैं। 1 इज एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट्स, जैसे हम लोग अगर डिपॉजिट करते हैं, जमा कराते हैं, उसको एक्सेप्ट करना। सेकेंड 1 इज टू क्रिएट मनी बाय लेंडिंग ऑफ फंड्स, लोगों को बोरोविंग देना। ठीक है, क्योंकि हमें बोरोविंग, अब पोस्ट ऑफिस है, पोस्ट ऑफिस इज नॉट अ बैंक, क्योंकि वो ये 2 फंक्शन प्रोवाइड नहीं करता। वो हमारी सेविंग को तो जरूर डिपॉजिट करता है, बट वो लेंडिंग का काम नहीं करता। तो एक कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को बैंक होने के लिए ये 2 फंक्शंस का होना उनके लिए ज़रूरी है, एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट एंड लेंडिंग द फंड्स टू द बोरोअर्स। तो ये 2 फंक्शंस हैं, और इस फंक्शन के बेसिस पर आपकी बुक में कमर्शियल बैंक के बारे में जो दिया है, हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं कि कमर्शियल बैंक क्या है। कमर्शियल बैंक की हम डिफाइन करते हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले मैं आपको कमर्शियल बैंक की डिफाइन बता रही हूँ, और उस डिफाइन के अकॉर्डिंग हम स्टार्ट करेंगे। कमर्शियल बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक एंड गिव लोन फॉर द पर्पज ऑफ कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। आपको पता है ये 2 बहुत मेन एक्टिविटी हैं, आप 11 से सुनते आ रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में। लोन लिया जाता है या तो कंजम्पशन पर्पस के लिए या इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। तो ये इसकी डिफाइन थी। अगर आप चाहेंगे तो ये इंडियन बैंकिंग एक्ट के अकॉर्डिंग डिफाइन भी दी गई है। अगर आप इसको भी लर्न करें तो बहुत अच्छी बात होगी। ये मैंने पहली डिफाइन बताई। और कमर्शियल बैंक के फंक्शंस आपके सिलेबस में नहीं है, यहाँ पर आपकी बुक में ज़रूर दिए गए हैं इसके फंक्शंस, प्राइमरी भी और सेकेंडरी भी। प्राइमरी के अंदर तो यही 2 ही फंक्शन आते हैं, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट और एडवांसिंग लोन्स। ये मेन फंक्शन होते हैं कमर्शियल बैंक के। इसके बाद सेकेंडरी में बहुत अलग अलग तरह के, आपने 11th में अकाउंट्स में बैंक रिकंसिलेशन का चैप्टर करा है, और उसमें आपने देखा है कि बैंक किस किस तरह के काम करता है अपने कस्टमर्स के लिए। एज ए एजेंट भी काम करता है, वो हमें ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी भी देता है, हमारे बिल्स ऑफ एक्सचेंज को भी वो डिस्काउंट करता है। ठीक है, तो बहुत सारे गवर्नमेंट के लिए भी बड़े तरीके के वो काम करता है। तो ये जो काम होते हैं हमारे स्टैंडिंग ऑर्डर्स पे, हमारे बिहाफ पर हमारी पेमेंट्स को करता है, जिसको हम एजेंसी फंक्शंस के अंदर डालेंगे। ठीक है, तो इस तरह से बैंक हमारे लिए बहुत सारे काम करता है। हमारे लिए ट्रैवलर चेक इशू करता है, हमारी सेफ कस्टडी के लिए हमारे लिए लॉकर की फैसिलिटी देता है। तो आज की डेट में तो बैंक के बहुत सारे काम हैं। एक बार इसको रीड जरूर कर लिएगा, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए डिटेल में आपको करने की इसको ज़रूरत नहीं है। जो मेन टॉपिक आपने इसमें डिटेल में करना है वो है आपका मनी क्रिएशन, यानी मनी मल्टीप्लायर प्रोसेस फंक्शन ऑफ द कमर्शियल बैंक। आपको ये बात अच्छे से पता है कि मनी का सप्लायर कौन है। ठीक है, मनी सप्लाई जो होती है इकोनॉमी के अंदर, आपको ये बात ध्यान से सुननी है कि जो हमारी मनी होती है, यहाँ पर देखो लिखा भी हुआ है कि हमारे 2 मेन कंपोनेंट होते हैं, डिमांड डिपॉजिट और करेंसी विद द पब्लिक आर द मेन 2 कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई, जिसको C+GD कहते हैं, जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको सिखाया। करेंसी क्रिएशन यानी हाई पावर्ड मनी जिसको आप कहते हो, इज डन बाय द सेंट्रल बैंक, क्योंकि नोट इशू की पावर किसके पास है? या तो गवर्नमेंट के पास, कॉइन्स की और 1 रुपी नोट की, और बाकी सारे नोट्स की किसके पास है? सेंट्रल बैंक के पास। एंड डिमांड डिपॉजिट आर क्रिएटेड, जिसको आप बैंक मनी कहते हो, आर बाय द कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक का काम मनी को क्रिएट करना है। वो कैसे मनी को इकोनॉमी में क्रिएट करता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड मनी क्रिएशन प्रोसेस। ये डिफाइन मैं आपको पढ़ के सुना रही हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे। मनी क्रिएशन इज ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। ये कमर्शियल बैंक का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। थ्रू दिस प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन की इस प्रोसेस के बेसिस पर कमर्शियल बैंक आर एबल टू क्रिएट, वो किस काबिल बनता है, टू क्रिएट क्रेडिट
क्रेडिट को क्रिएट करता है विच इज फार एक्सेस, जो बहुत ज़्यादा होता है ऑफ देयर कैश रिजर्व, जितना उसके पास कैश रिजर्व पड़ा है उससे कई गुना मनी वो इकोनॉमी के अंदर क्रिएट करता है। और यही प्रोसेस को हमने सीखना है इस क्वेश्चन में, जो मैं आपको अब नेक्स्ट कराने वाली हूँ। और उसका फार्मूला होता है इनिशियल डिपॉजिट, जो डिपॉजिट बैंक के पास सबसे पहले आई, इनटू 1 में LRR। तो पहले मैं आपको डिफाइंस क्लियर कर देती हूँ। LRR तभी आपको समझ में आएगा लीगल रिजर्व रेशो क्या होती है। तो सबसे पहले हम सेंट्रल बैंक की डिफाइन भी कर लेते हैं। सेंट्रल बैंक इज द एपेक्स, एपेक्स का मतलब होता है मेन। ये एक मेन बैंक है जिसका फंक्शन क्या है, इंस्टीट्यूशन है जिसका मेन काम क्या है कि बैंकिंग एंड द मॉनेटरी स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। इसका मेन काम होता है कॉर्ड्स। कॉर्ड्स वर्ड से आप याद रखेंगे क्या फंक्शन ये करता है। इट कंट्रोल, C फॉर कंट्रोल, O फॉर ऑर्गेनाइज, R फॉर रेगुलेट, D फॉर डायरेक्ट एंड S फॉर सुपरवाइज द एक्टिविटी ऑफ कमर्शियल बैंक। ये कमर्शियल बैंक की एक्टिविटी को कंट्रोल भी करता है, ऑर्गेनाइज भी करता है, रेगुलेट भी करता है, डायरेक्ट भी करता है और सुपरवाइज भी करता है। ये एपेक्स यानी कि मेन इंस्टीट्यूशन है। इसके बाद आती है बैंक रेट की डिफाइन। द बैंक रेट इज द स्टैंडर्ड रेट एट विच द सेंट्रल बैंक लेंड मनी फॉर लॉन्ग पीरियड। एक तो ये बात आप जरूर याद रखेंगे कि वो लोन जो सेंट्रल बैंक दे रहा है कमर्शियल बैंक को लॉन्ग पीरियड के लिए, ठीक है, जिस रेट पर, दैट रेट इज कॉल्ड बैंक रेट। आप ये बात ध्यान रखेंगे, बैंक से बैंक को लोन के लिए वर्ड यूज होता है बैंक रेट, और बैंक से जब हम लोन लेते हैं उसके लिए वर्ड यूज होता है बैंक इंटरेस्ट। ठीक है, ये मैंने आपको बताया। और अप्रूव सिक्योरिटी के बेसिस पर, ठीक है, वो सिक्योरिटी जो होती है वो गवर्नमेंट की सिक्योरिटी जो कमर्शियल बैंक अपने पास रखता है, और उस बेसिस पर हेल्ड बाय द कमर्शियल बैंक, जो कमर्शियल बैंक के पास होती हैं, और उस बेसिस पर जो है ये सेंट्रल बैंक जो है लोन देता है कमर्शियल बैंक को। इसके बाद आता है अगला रेपो रेट। रेपो रेट में भी सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन देता है, लेकिन डिफरेंस क्या है, शॉर्ट पीरियड के लिए। इट रेफर्स टू द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच सेंट्रल बैंक लेंड्स मनी टू द बैंक्स फॉर शॉर्ट पीरियड। बैंक रेट लॉन्ग के लिए था, ये शॉर्ट पीरियड के लिए था। कमर्शियल बैंक गेट लोन फ्रॉम द सेंट्रल बैंक बाय सेलिंग, और इसका तरीका क्या होता है ये रेपो रेट का, कि वो अपनी सिक्योरिटी को बेचता है, किसको, सेंट्रल बैंक को, ठीक है, सिक्योरिटीज टू द लेटर। हाउ एवर दिस कंडीशनल लोन, ये एक कंडीशनल लोन है। द कंडीशन क्या है, द कंडीशन इज दैट बैंक विल रीपरचेज देयर सिक्योरिटी। आज तो उसने अपनी सिक्योरिटी सेंट्रल बैंक को बेच दी, बट इसमें ये कंडीशन होती है सेंट्रल बैंक की कि आज जो तुमने मेरे को सिक्योरिटी बेच के मेरे से पैसे लिए हैं, इस सिक्योरिटी को दोबारा आगे फिर तुम रीपरचेज करोगे आफ्टर फिक्स टाइम पीरियड एट ए प्री डिटरमाइंड प्राइस, और जो डिटरमाइंड प्राइस पहले से होगा उस पर। देयर इज सो मच कंडीशन इन केस ऑफ बैंक रेट, और बैंक रेट के केस में नो सच कंडीशन। बैंक रेट में ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती है, बट रेपो रेट में ये कंडीशन है, ठीक है। उसके बाद आता है रिवर्स रेपो रेट। नाम से ही पता चल रहा है रेपो रेट का उल्टा, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए एक बात बता देती हूँ, बट लिखना नहीं है ये आपको। अब इसमें पता क्या बोलते हैं कि कमर्शियल बैंक जब सेंट्रल बैंक को लोन देता है तो उसको हम रिवर्स रेपो रेट कहते हैं, बट वैसे ऐसे हो नहीं सकता कि सेंट्रल बैंक को कमर्शियल बैंक लोन दे। लेकिन समझने के लिए मैं आपको बता रही हूँ इसमें लिखना क्या है आपको, कि इट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच द RBI बोरोज फ्रॉम कमर्शियल बैंक फॉर शॉर्ट पीरियड, ठीक है। दिस इज डन बाय सेलिंग द गवर्नमेंट बॉन्ड्स टू द बैंक। कमर्शियल बैंक क्या करता है, सेलिंग द, इसमें फिर वो कैसे करता है ये काम, अपने गवर्नमेंट बॉन्ड्स को सेल करके। द बैंक यूटिलाइज द रिवर्स रेपो रेट फैसिलिटी टू डिपॉजिट देयर शॉर्ट टर्म एक्सेस फंड। वैसे मैं आपको एक बार डिफाइन इसकी फिर बोलती हूँ, उसको ध्यान से सुनना। व्हेन कमर्शियल, द रेट एट विच द कमर्शियल बैंक पार्क देयर सरप्लस फंड, फिर से सुनना, द रेट एट विच द कमर्शियल बैंक पार्क देयर सरप्लस फंड विद द सेंट्रल बैंक। उसके पास जितना भी एक्सेस पैसा है, जब वो अपने इस एक्सेस पैसे को सेंट्रल बैंक के पास जिस रेट से जमा कराता है, क्योंकि जमा कराएगा तो उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट तो मिलेगा ना, जिस रेट से वो जमा कराता है, दैट रेट इज कॉल्ड द रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। ये एक तरीके से लोन बोला जाता है कि लोन दे रहा है कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक को, बट वैसा ऐसे नहीं होता है। ये एक सेंट्रल बैंक की पॉलिसी है कि उसके पास इतना सारा जो एक्सेस पैसा है इसको वो उसके पास रख दे ताकि मनी सप्लाई पे भी कंट्रोल रहे, ठीक है। तो ये एक सेंट्रल बैंक का तरीका है, तो उसको हम रिवर्स रेपो रेट कहते हैं।
उसके बाद आता है नेक्स्ट ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन रेफर्स टू द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज ओपन मार्केट में बेचना और खरीदना, लाइक नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स NSCs बाय द सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक करता है ये काम फ्रॉम और टू द पब्लिक और द बैंक, या तो पब्लिक को डायरेक्टली या हो सकता है कमर्शियल बैंक को, जब वो गवर्नमेंट की सिक्योरिटी को बेचे या उनसे गवर्नमेंट की सिक्योरिटी को खरीदे, तो इस फंक्शन को हम कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। डिटेल हम आगे करेंगे कि ये फंक्शन वो कब करता है और क्यों करता है। उसके बाद आता है कैश रिजर्व रेशो। इट रेफर्स टू द मिनिमम परसेंटेज ऑफ टोटल डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट। कमर्शियल बैंक के पास जितना भी पैसा पड़ा है डिमांड डिपॉजिट की फॉर्म में और टाइम डिपॉजिट की फॉर्म में, उसका एक मिनिमम परसेंटेज जो है कमर्शियल बैंक को, ठीक है, टाइम टू बी केप्ट बाय द कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक को रखना पड़ता है विद द सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक के ऑर्डर पर ये परसेंटेज सेंट्रल बैंक ही डिसाइड करता है कि उनकी जितनी भी डिपॉजिट्स हो रही हैं उस डिपॉजिट का कितना परसेंट जो है वो उनके पास रखेगा, सेंट्रल बैंक के पास रखेगा। आ चेंज इन द CRR, अगर CRR में जो चेंज होता है वो कमर्शियल बैंक की क्रेडिट क्रिएशन की पॉलिसी को इफेक्ट करता है। जब मैं आपको क्रेडिट क्रिएशन की पॉलिसी करा दूंगी तो आपको इस लाइन का मतलब क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, जिसको हम शॉर्ट में SLR कहते हैं। ये भी एक तरीके की, ये क्या है कि इज द अनदर कंपोनेंट ऑफ लीगल रिजर्व रेशो। LRR हमारे ना LRR होती है लीगल रिजर्व रेशो, ठीक है। LRR का मतलब लीगल रिजर्व रेशो। लीगल रिजर्व रेशो के दो पार्ट होते हैं, CRR और एक होता है SLR। CRR का मतलब होता है फिक्स्ड परसेंटेज विच इज kept by commercial bank with central बैंक। जो कमर्शियल बैंक किसके पास रखता है, सेंट्रल बैंक के पास। ये भी एक फिक्स्ड परसेंटेज है विच इज kept by कमर्शियल बैंक itself, खुद के पास रखता है बाय द ऑर्डर ऑफ RBI के ऑर्डर पर। और ये परसेंटेज भी जो होती है RBI फिक्स करता है, ये रखी जाती है इन फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट। ये वो लिक्विड एसेट के फॉर्म में अपने पास रखता है, उसको SLR कहते हैं। ये भी परसेंटेज RBI डिसाइड करता है। CRR वो परसेंटेज है जो कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक के पास रखेगा और ये भी सेंट्रल बैंक डिसाइड करेगा कि वो परसेंटेज कितनी होगी, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया। इसके बाद आते हैं, अब मैंने आपको बोला कि सेंट्रल बैंक के कुछ फंक्शंस भी हैं, फीचर्स के बाद वो कुछ फंक्शन प्रोवाइड करता है। वो दो तरीके के फंक्शन करेगा यहाँ पर, एक क्वांटिटेटिव और एक क्वालिटेटिव, ठीक है। क्वांटिटेटिव का मतलब क्या होता है, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट रेफर्स टू दोज इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। आपको पता है सेंट्रल बैंक जो पॉलिसी अडॉप्ट करता है टू कंट्रोल द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी इज कॉल्ड मॉनेटरी पॉलिसी, एंड दीज मॉनेटरी पॉलिसी have two types of instrument, quantitative instrument या measurements and qualitative, ठीक है। quantitative और qualitative की डिफाइन फिर बेटर होगा, मैं आपको आगे ही बताऊं। तो इसके बाद अब हम टॉपिक जो शुरू करते हैं वो, अब हम मेन अपना टॉपिक शुरू करते हैं क्रेडिट क्रिएशन एंड मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। बहुत ध्यान से सुनेंगे इस टॉपिक को आप, कि मनी क्रिएशन और क्या होता है, कि किस तरीके से एक कमर्शियल बैंक अपनी इनिशियल डिपॉजिट से कई गुना मनी क्रिएट करता है इकोनॉमी के अंदर। तो सबसे पहले इसकी डिफाइन आप लिखेंगे कि मनी क्रिएशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी ऑफ द कमर्शियल बैंक। आउट ऑफ द टोटल डिपॉजिट रिसीव्ड बाय द कमर्शियल बैंक दे आर एबल टू क्रिएट क्रेडिट विच इज इन फार एक्सेस, जो बहुत ज्यादा होता है उस डिपॉजिट से ऑफ द इनिशियल डिपॉजिट। थ्रू दिस प्रोसेस बैंक आर इन अ पोजिशन टू लेंड मोर देन, वो इस वजह से इस पोजिशन में आता है कि वो ज्यादा लेंड कर पाता है what is lent to them, जितना उसको दिया गया है उससे कई गुना ज्यादा वो दूसरों को देता है। कैसे, इसको करने से पहले मैं कुछ assumptions बताऊंगी आपको। वो assumptions क्या हैं, यहाँ तो assumptions बहुत डिटेल में लिखी गई हैं और आपको कभी ये प्रोसेस 6 नंबर में या 4 नंबर में आती है तो आपने assumptions को छोटे छोटे पॉइंट्स में लिखना है। सबसे पहली assumption क्या है कि हम ये मान के चलेंगे कि हमारे यहाँ पर एक ही कमर्शियल बैंक है, क्योंकि वैसे तो पूरे के पूरे इंडिया में इतने सारे कमर्शियल बैंक होंगे तो हम सबका तो नहीं ले सकते ना। हम यह मान के चलेंगे देयर इज ओनली वन कमर्शियल बैंक इन एन इकोनॉमी,
ठीक है, एंड देयर इज एब्सेंस ऑफ कैश ट्रांजेक्शन इन द इकोनॉमी, यानी कि सारी ट्रांजेक्शन जो है वो बैंक के थ्रू चलती है। अनचेंज रिजर्व रेशो, वैसे तो लीगल रिजर्व रेशो जो होती है जिसमें CRR और SLR आता है, वो रेशो टाइम टू टाइम बदलती रहती है, लेकिन हम यहाँ ये मान के चलेंगे वो भी फिक्स है हमारी। पहली बात, एक ही कमर्शियल बैंक। दूसरी बात कि सारी ट्रांजैक्शन जो है वो बैंक के थ्रू चलेंगी, कोई कैश ट्रांजैक्शन इकोनॉमी में नहीं होती है। जिसको भी कोई काम करना है, कैश का लेना देना कुछ भी, वो बैंक के थ्रू होगा। दूसरा कि हमारी जो रिजर्व रेशो है वो अनचेंज रहेगी, वो फिक्स रहेगी, ठीक है। और मनी मल्टीप्लायर जो होता है उसका फार्मूला होता है रेसिप्रोकल ऑफ, मैं यहां पर लिख देती हूं, मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ LRR। ये रेसिप्रोकल ऑफ LRR है, ठीक है। यानी कि मान लो अगर LRR 20% है तो 1/20% अगर मैं करती हूँ तो 100/20 करूंगी तो ये मेरा 5 टाइम्स आंसर आएगा। यानी कि जितनी भी, ये डिपेंड करेगा LRR के ऊपर कि एक LRR एक बैंक कितना फिक्स कर रहा है, वो मैं आपको अब समझाऊंगी कैसे, ठीक है। तो ये जो कंडीशंस हैं, इन कंडीशंस को आपने इस तरीके से लिखना है, ठीक है। तो अब आप इसके बाद इस टॉपिक को शुरू करते हैं हम। अब आप ध्यान से सुनेंगे बिल्कुल कि हमने ये माना कि हमारे यहाँ पर एक ही कमर्शियल बैंक है और उसको हमने एक नाम दे दिया भारत बैंक। उसको शुरू में जो टोटल डिपॉजिट मिला, मान लो वो 10,000 करोड़ रुपए का मिला फ्रॉम द हाउस होल्ड डिपॉजिटर एंड, ठीक है, जितने भी हाउस होल्ड से उनसे। और हमने ये मान लिया हमारा LLR जो है, वो जो LRR है वो 20% है। ये हमारी एजम्पशन थी कि ये चेंज नहीं होगा। दिस 10,000 करोड़ इज द प्राइमरी डिपॉजिट विद द बैंक, और ये बैंक की प्राइमरी यानी कि सबसे पहली डिपॉजिट है। अब क्या होगा कि बैंक को अपने एक्सपीरियंस से ये बात अच्छे से पता है कि सारे डिपॉजिटर एक ही बारी पे बैंक में तो पहुंचते नहीं है निकालने के लिए, और अगर सारे आ भी जाते हैं तो सारे अपने अकाउंट में से सारा पैसा नहीं निकालते एक बारी पे, ठीक है। ये बैंक का एक्सपीरियंस बैंक को ये बात बताता है। इसीलिए तो बैंक क्या करता है कि कुछ अपने पास डिपॉजिट के फॉर्म में रखता है और बाकी सारा लेंड कर देता है। तो इसीलिए हमने क्या करना है, अब इस प्रोसेस को स्टार्ट करना है। इस प्रोसेस में मैंने आपको क्या बोला कि बैंक ने सबसे पहले, हम इस प्रोसेस को सीखने के लिए हम यहाँ एक टेबल बनाते हैं। यहाँ बनाएंगे हम राउंड का कॉलम, यहाँ हम बनाएंगे डिपॉजिट का कॉलम, और यहाँ हम बनाएंगे लोन का कॉलम, और यहाँ बनाएंगे हम LRR का कॉलम। क्लियर है ये बात? इस तरीके से मैंने ये कॉलम बनाए। मैंने क्या बोला, मेरा जो इनिशियल प्राइमरी डिपॉजिट मैंने कितना लेट किया अपना, 10,000 करोड़, और मैंने LRR कितना फिक्स कर लिया, 20%। ये मेरी अजम्पशन है, ठीक है। अब मैंने क्या करा, सबसे पहले फर्स्ट राउंड में क्या हुआ, मेरे पास 10,000 रुपए आए। दिस इज माय प्राइमरी डिपॉजिट। पैसे 10,000 ही होंगे, लेकिन वो किस तरीके से घूम रहे हैं आपको ये देखना है। बैंक के पास कंडीशन है कि वो 20% रिजर्व क्रिएट करेगा, यानी 2,000 रुपए अपने पास रखेगा और बाकी के 8,000 रुपए का क्या दे देगा, लोन दे देगा। अब आप कंडीशन याद करो, मैंने क्या एजम्पशन ली थी कि सारी ट्रांजैक्शन जो है वो बैंक के थ्रू होंगी। बैंक के थ्रू होने का मतलब ये 8,000 रुपए का लोन किसी को भी कैश में नहीं दिया जाएगा, जिसको भी दिया जाएगा उसका बैंक में अकाउंट खोलेंगे। अब बैंक ने क्या करा, मान लो ये अकाउंट लोन जो था पर्सन A को दिया गया और उसका अकाउंट बैंक ने खोला और पर्सन A के अकाउंट में बैंक ने 8,000 रुपए डाल दिए। ये 8,000 रुपए बैंक की एसेट बन गई। अब बैंक, क्योंकि बैंक ने ये लोन दिया है, ठीक है, ये बैंक की लायबिलिटी है। बैंक ने ये 8,000 रुपए का लोन जो था लोन की फॉर्म में A के अकाउंट में डाल दिया। अब मान लो ये 8,000 रुपए A ने किसको देने हैं, B को। अब A जो है बैंक से ये पैसे निकाल ही नहीं सकता क्योंकि हमारी सारी ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू होती है। अब A क्या करेगा, ये 8,000 रुपए को B के अकाउंट में डाल देगा। जैसे ही वो ये B के अकाउंट में डालेगा तो सेकेंड राउंड में यही 8,000 रुपए डिपॉजिट की फॉर्म में, क्योंकि बैंक के पास ही तो आएंगे और एक ही बैंक माना है हमने, यही 8,000 रुपए सेकेंडरी डिपॉजिट की फॉर्म में बैंक के पास आ जाएंगे, B के अकाउंट में। अब फिर बैंक के पास 8,000 रुपए डिपॉजिट की फॉर्म में आ गए, यही 8,000 रुपए का फिर 20% यानी कि 1,600 वो रिजर्व मेंटेन करेगा, बाकी का 6,400 फिर वो लोन दे देगा। अब फिर वो लोन जिसको देगा ये 64, उसका अकाउंट खोलेगा बैंक में, फिर उस पर्सन ने जिसको देने होंगे वो उसके अकाउंट में डिपॉजिट कराएगा। तो जिसको ये पर्सन देगा, ये पर्सन जिसको वो पैसे देगा, उसका अकाउंट बैंक में जब खुलेगा तो यही पैसे फिर अगेन डिपॉजिट की फॉर्म में 6,400 बैंक के पास आ जाएंगे। फिर बैंक इसका क्या करेगा, 20% तो लोन दे देगा,
और बाकी का क्या करेगा, 20% जो है वो डिपॉजिट में रख लेगा और 5120 का लोन दे देगा। फिर ये 5120 जो है 4th राउंड में बैंक के पास आएंगे, ठीक है। और फिर बैंक क्या करेगा, इसका रिजर्व रखेगा 20% और बाकी का जो है वो लोन दे देगा। इस तरीके से ये प्रोसेस चलेगी, ठीक है। ये राउंड्स चलेंगे और ये राउंड्स चलेंगे टोटल कब तक, जब तक कि आपका ये इनिशियल डिपॉजिट जो है आपका आपके LRR के बराबर नहीं हो जाता। वो कैसे होगा, अभी मैंने क्या बोला, मनी मल्टीप्लायर इज द रेसिप्रोकल ऑफ LRR। रेसिप्रोकल ऑफ LRR का मतलब 1/20% मीन्स 5 टाइम्स, यानी कि अपनी इनिशियल डिपॉजिट से एक बैंक 5 टाइम्स मनी क्रिएट कर रहा है। और 5 टाइम्स मनी क्रिएट होते ही आप खुद देखोगे इसका 20% 10,000 के बराबर हो जाएगा और 40,000 का जो है वो लोन क्रिएट हो जाएगा इकोनॉमी के अंदर। तो आपने देखा कि एक 10,000 से किस तरह बैंक ने पूरी प्रोसेस को घुमाया। ये पेपर में चल रहा है, पैसे 10,000 ही हैं, लेकिन किसी की एसेट बनती जा रही है, किसी की लायबिलिटी बनती जा रही है। आ बैंक में ही रहा है और जा भी बैंक से ही रहा है। तो ऐसे करते करते बैंक ने LRR के बेसिस पर 5 टाइम्स मनी क्रिएट कर दी अपने 10,000 के डिपॉजिट से। तो इसका मतलब LRR के साथ, ठीक है, बैंक का कैसा रिलेशन हो गया, हायर द वैल्यू ऑफ LRR लोअर द वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर उतना कम होगा। अगर मान लो मेरा LRR 10% हो जाए तो आप खुद देखो 10/10% करोगे तो 100/10 यानी कि 10 टाइम्स मनी क्रिएट हो गई। तो फिर मैं आपको बता दूं कि LRR का इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ LRR, ठीक है, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर, ठीक है, और वाइस वर्सा। अगर इसकी वैल्यू डिक्रीज होती है तो मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू इंक्रीज होगी, ठीक है। आप समझ में आ गया ये सारा प्रोसेस कैसे बताया। द प्रोसेस गोज ऑन एंड ऑन, ये प्रोसेस चलता रहेगा till the bank is able to creation of 40,000 crore, means in the above example the bank is able to create total deposit of 50,000 crore। कैसे मैंने निकाल के दिखा दिया, initial deposit of first of 10,000 with reserve of 20%। तो क्योंकि मनी मल्टीप्लायर मीन्स 1/में LRR, द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इज डिटरमाइंड बाय द LRR, हायर द वैल्यू ऑफ LRR लोअर द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर एंड लेसर द मनी क्रिएशन बाय द बैंक। जितनी ज़्यादा वैल्यू LRR की बढ़ती जाएगी उतना ज़्यादा जो है बैंक क्या करता जाएगा, उतना कम मनी को क्रिएट करता जाएगा। तो ये LRR के ऊपर ही डिपेंड करता है और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपने बहुत ध्यान से इसको पढ़ना है। और उसके बाद ये डिफरेंस दिया हुआ है आपकी बुक में, ज़्यादा अच्छा दिया हुआ है, यहाँ से नहीं करेंगे, आप अपनी बुक से देख के लिखेंगे सेंट्रल बैंक का और रिजर्व बैंक का जो है वो डिफरेंस, कमर्शियल बैंक का सॉरी, ठीक है। ये सब करने के बाद अब हमारा जो टॉपिक शुरू होता है वो सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक का मैंने आपको क्या कराया था अभी, डेफिनेशन कि ये एक एपेक्स और मेन बैंक है और इसका मेन काम क्या है, कमर्शियल बैंक को कंट्रोल करना, ऑर्गेनाइज करना, रेगुलेट करना, डायरेक्ट करना और सुपरवाइज करना, जिसको मैंने डेफिनेशन में कॉर्ड्स का नाम दिया था। अब हम इसके फंक्शंस करते हैं। मेन फंक्शन सबसे पहला करेंसी अथॉरिटी फंक्शन, इनको बैंक ऑफ इशू भी कहते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया पिछले मनी के चैप्टर में कि हमारे यहाँ पर क्या हर कंट्री में मोनोपोली राइट जो होता है वो सेंट्रल बैंक के पास होता है करेंसी को इशू करने का। ये लीगल राइट सेंट्रल बैंक के पास होता है और इंडिया में ये मोनोपोली राइट जो है वो RBI के पास है, सिर्फ 1 रुपये का नोट और कॉइन्स को छोड़कर, वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करता है। दिस इज द मॉनेटरी लायबिलिटी ऑफ द सेंट्रल बैंक। ये सेंट्रल बैंक की मॉनेटरी लायबिलिटी होती है टू इशू न्यू करेंसी। दिस मीन्स द सेंट्रल बैंक इज ऑब्लाइज्ड टू द करेंसी विद द एसेट्स ऑफ इक्वल वैल्यू। ये ऐसे नहीं, मैंने आपको पीछे चैप्टर में भी बताया कि हम ऐसे ही नहीं नोट छाप सकते हैं। नोट छापने के लिए हमारे को, प्रिंट करने के लिए हमारे को एक मिनिमम रिजर्व सिस्टम है हमारा, उसको फॉलो करना पड़ता है। वो मिनिमम रिजर्व सिस्टम कहता है कि हमारे को अपने रिजर्व में 200 करोड़ रुपए रखने हैं इन फॉर्म ऑफ गोल्ड, बुलियंस एंड फॉरेन सिक्योरिटी। गोल्ड बुलियंस जो होते हैं वो 115 करोड़ के होते हैं एंड फॉरेन सिक्योरिटी इज ऑफ 85 करोड़। तो उसके बाद जो होता है बैंक अपना जो है वो नोट करेंसी जो है वो इशू करता है। उसके बाद कहते हैं कि इट डेफिसिट दैट इज व्हेन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अब क्या होता है कि मान लो अगर गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, द सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट बोरो फ्रॉम द RBI, जो गवर्नमेंट होती है वो RBI से भी बोरो करती है,
कब करती है? जब गवर्नमेंट का बजट जो होता है वो डेफिसिट में चला जाता है। डेफिसिट का मतलब जब गवर्नमेंट के खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं और इनकम कम होती है। तो गवर्नमेंट जो आरबीआई से बोरो करती है उस बोरोविंग को कहते हैं हम डेफिसिट फाइनेंसिंग थ्रू बोरोविंग फ्रॉम आरबीआई। और आरबीआई ये बोरोविंग जो होता है न्यू नोट्स को इशू, न्यू करेंसी को इशू करके देता है। दिस टाइप ऑफ मोनोपोलाइज्ड एंड सेंट्रलाइज्ड सिस्टम ऑफ नोट इशू इज एक्सटर्नली इम्पॉर्टेंट एज, क्यों ये इम्पॉर्टेंट है? पहला कि भाई एक ही हमने इंस्टीट्यूशन को क्यों ये अथॉरिटी दे रखी है? ऐसा करने से हमारे करेंसी में यूनिफॉर्मिटी रहेगी, सारे के सारे जितने भी इकोनॉमी है पूरी की पूरी इकोनॉमी के अंदर, और जनरली एक्सेप्टेड है ये करेंसी सबकी। दूसरा, कंट्रोल करना इजी रहेगा, पता रहेगा मनी कितनी सप्लाई हुई है मार्केट के इकोनॉमी के अंदर, ठीक है। इससे क्या होता है, लोगों का फेथ भी बना रहता है। ये वजह है ये फंक्शन को एक ही इंस्टीट्यूशन को देने का, ठीक है। ये क्लियर आपको? सेकंड पे आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, बैंकर्स टू द गवर्नमेंट। आपको मैंने पहले भी बताया कि आरबीआई के पास रिजर्व बैंक में, सेंट्रल बैंक में एक जनरल पब्लिक अकाउंट नहीं खोलती है। गवर्नमेंट के अकाउंट होते हैं, फॉरेन बैंक्स के अकाउंट होते हैं, फॉरेन गवर्नमेंट के अकाउंट्स होते हैं, वर्ल्ड बैंक का, आईएमएफ का, ये सब होता है। तो सेंट्रल बैंक के पास जितने भी गवर्नमेंट के अकाउंट्स हैं, तो बैंकर्स टू द गवर्नमेंट भी इसको कहा जाता है, क्योंकि बैंक जो है वो बोथ सेंट्रल एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट्स को मेंटेन करता है। इट परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन, वो गवर्नमेंट के लिए ये फंक्शन प्रोवाइड करता है। पहला, कैरिंग आउट द बैंकिंग सिस्टम, यानी कि गवर्नमेंट के अकाउंट को खोलना और उनके डिपॉजिट को रखना। गवर्नमेंट कीप इट्स कैश बैलेंस ऑन द करंट अकाउंट। आपको पता है करंट अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसमें से दिन में हम कितनी बार भी पैसे डाल सकते हैं और निकाल सकते हैं, तो करंट अकाउंट की फॉर्म में मेंटेन करता है। इट एक्सेप्ट रिसिप्ट्स, डिपॉजिट, मेक पेमेंट, कैरिंग आउट द एक्सचेंज एंड रेमिटेंसेज एंड अदर बैंकिंग ऑपरेशंस। जितने भी बैंकिंग के गवर्नमेंट के काम होते हैं वो आरबीआई करता है। दूसरा, ग्रांटिंग लोन एंड एडवांसेस। मैंने अभी बताया कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट में डेफिसिट आ जाता है तो गवर्नमेंट जो बोरो करती है, वैसे तो वो 3 जगह से कर सकती है, लेकिन अगर वो सेंट्रल बैंक से बोरो कर रही है तो उसको हम बोलते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग, और इस बोरोविंग को न्यू करेंसी को इशू करके पूरा करा जाता है, ठीक है। ये मैंने अभी आपको पीछे भी बताया, यही आपने लिखना है कि सेंट्रल बैंक प्रोवाइड शॉर्ट टर्म क्रेडिट अगेंस्ट द सिक्योरिटी में ट्रेजरी बिल्स वगैरह आते हैं, उनको रख कर टू द गवर्नमेंट को वो लोन देता है, सो दैट द गवर्नमेंट जो है अपनी जो डिसबर्समेंट है, जो अपनी कमियां हैं, उनको पूरा कर सकें। मैनेजिंग द पब्लिक डेब्ट्स, गवर्नमेंट ने अगर पब्लिक से डेप्ट ले रखा है तो उसको मैनेज करने का काम भी सेंट्रल बैंक करता है। इट मीन्स दैट द सेंट्रल बैंक मैनेजेस ऑल न्यू इश्यूज ऑफ द गवर्नमेंट लोन, सर्विसेज द पब्लिक डेप्ट आउटस्टैंडिंग। उसके बाद एडवाइजर, गवर्नमेंट के जितने भी फाइनेंशियल मैटर के ऊपर, आपको पता है जितने भी फाइनेंशियल मैटर के ऊपर डिस्कशन होती है उसमें आरबीआई के गवर्नर के बिना नहीं होती है। वो फाइनेंशियल एक एजेंट का काम भी करता है, वो उनको एडवाइज करता है कि किस काम को कैसे वो करे। एजेंट ऑफ द गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट का एजेंट भी है। इट कलेक्ट टैक्सेस एंड मनी मार्केट और द अदर पेमेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट एंड बाय एंड सेल द सिक्योरिटीज ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के बिहाफ पर खरीदना, बेचना, ठीक है, फाइनेंस को इकट्ठा करना, कलेक्ट करना मार्केट से, तो ये काम करने पर वो क्या कहलाएगा, गवर्नमेंट का एजेंट। तो इस तरह से एक तरीके से आप कह सकते हो कि वो बैंकर्स टू द गवर्नमेंट है, उनके अकाउंट को मेंटेन करने के लिए वो उनका फाइनेंशियल एडवाइज़र भी है, वो उनका एजेंट भी है गवर्नमेंट का। जिस तरीके से वो गवर्नमेंट का बैंक है उसी तरह से वो सारे बैंकों का भी बैंक है, बैंकर्स टू द बैंक्स, ठीक है। एंड सुपरवाइजर, इट एक्ट एज ए guardian for the commercial bank. According to the definition, it control, regulate, organize, direct, supervise the activity of the commercial bank. ठीक है। बैंकर्स बैंक, इट परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन। सबसे पहला, कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व। मैंने बोला ना अभी सीआरआर को कमर्शियल बैंक को किसके पास रखना पड़ता है, सेंट्रल बैंक के पास। तो एक कस्टोडियन हो गया वो उसके रिजर्व का। दूसरा, क्लियरिंग हाउस फंक्शन। ये ध्यान से सुनना कि सारे कमर्शियल बैंक के अकाउंट जो हैं वो मान लो होते हैं सेंट्रल बैंक के पास, ठीक है। अब सेंट्रल मान लो 2 बैंक थे, बैंक ए और बैंक बी। अब बैंक ए और बी के बीच की ट्रांजैक्शन सेंट्रल बैंक कहता है वो मैं डील कर लूंगा। मान लो ए बैंक के पास बी बैंक का चेक जाता है और बी बैंक के पास ए बैंक का चेक जाता है, यानी कि वो चेक के अकॉर्डिंग हमने जब देखा तो पता चलता है ए बैंक ने बी बैंक को 10,000 देने हैं और बी बैंक ने ए बैंक को 5,000 देने हैं। तो यानी कि अगर वो 5,000 रुपये ए के अकाउंट में से निकाल कर बी के अकाउंट में डाल दे तो इसका मतलब क्या होगा, वो फंक्शन इजीली प्रोवाइड हो गया। ऐसे पूरा चेक जाएगा ए के पास, फिर बी के पास जाएगा, अलग अलग दोनों करेंगे
तो इसको हम क्लियरिंग हाउस फंक्शन कहते हैं। ये डेप्ट की सेटलमेंट हो जाती है कन्वीनियंटली, बहुत आसानी से, सिंपल तरीके से। तो इससे इकोनोमाइज होती है, ये वाली ट्रांजेक्शन होती है। ये साइड में लिखा हुआ है, दिस फंक्शन इकोनोमाइज द यूज ऑफ मनी इन द बैंकिंग सिस्टम। ठीक है, उसके बाद आता है लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। जब कमर्शियल बैंक हर जगह से फेल हो जाता है लोन लेने पर, ठीक है, अब लोगों का फेथ बना रहे, लोग अपना पैसा वहाँ से विड्रॉ ना करें, डरे ना, तो जो सेंट्रल बैंक होता है उनके लिए लास्ट रिजॉर्ट बनता है मनी को लेंड करने का। एज ए लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट इट मेक शॉर्ट टर्म क्रेडिट अवेलेबल टू देम, दैट इज इट गिव्स फाइनेंशियल अकोमोडेशन यानी कि लोन टू द कमर्शियल बैंक अगेंस्ट द अप्रूव्ड सिक्योरिटी। उनसे सिक्योरिटी रखकर उनको जो है वो लोन प्रोवाइड करता है ताकि लोगों का फेथ बना रहे और वो अपने जो क्राइसिस है उससे वो बच सके। इसके बाद आता है एज ए सुपरवाइजर। एज ए सुपरवाइजर द सेंट्रल बैंक सुपरवाइज करता है किसको? कमर्शियल बैंक को। रेगुलेट भी करता है, कंट्रोल भी करता है, वो सब कुछ करता है। द रेगुलेशन में बी रिलेटेड टू, रेगुलेशन में बी रिलेटेड टू, क्या कह रहे हैं आपको? टू देयर लाइसेंसिंग। अभी अगर सेंट्रल बैंक की परमिशन के बिना ना तो कोई कमर्शियल बैंक की ब्रांच खुल सकती है, ना किसी कमर्शियल बैंक को लाइसेंस मिल सकता है। उनकी एसेट्स कितनी रहेंगी, कोई दो बैंक आपस में मर्ज कैसे होंगे, उसको अमलगमेशन कहते हैं, वो प्रोसेस, किसी भी टाइप की ये प्रोसेस जो होता है सेंट्रल बैंक के बिना नहीं कर सकता कमर्शियल बैंक। तो इसीलिए वो उसका सुपरवाइजर हो गया क्योंकि पूरा तरीके से सुपरवाइज कर रहा है। इट ऑल्सो इंक्लूड्स द पीरियोडिक इंस्पेक्शन। पूरा राइट है सेंट्रल बैंक को कमर्शियल बैंक के वो पीरियोडिक यानी कि अकाउंट जो वो मेंटेन करता है वो उसको कभी भी देख सकता है। तो इस तरीके से वो बैंकर्स बैंक है। अगला फंक्शन आता है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इट इज द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेंट्रल बैंक टू स्टेबलाइज द एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ नेशनल करेंसी। मैं आपको बता दूं कि जैसे हमारे देश की मनी सप्लाई को सेंट्रल बैंक कंट्रोल करता है, उसी तरीके से फॉरेन मार्केट में जो फॉरेन करेंसी का रेट है उसको भी मैनेज करने का काम आरबीआई का है। क्योंकि फॉरेन करेंसी के रेटों का बहुत बढ़ जाना यानी कि $1 का रेट बढ़ जाना पहले से या कम हो जाना, वो दोनों हमारे को कहीं ना कहीं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की साइड से नुकसान करते हैं। तो जो हमारी फॉरेन कस्टडी होती है वो किसके पास होती है? सेंट्रल बैंक के पास होती है। द सेंट्रल बैंक कीप गोल्ड एंड फॉरेन करेंसी एज ए रिजर्व अगेंस्ट नोट इशू एंड ऑल्सो मीट एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट। अगर हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो एडवर्स आ जाए यानी डेफिसिट या सरप्लस में आ जाए, ठीक है, विद अदर कंट्री, इफ सिचुएशन ऑफ डिमांड इट में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंटरवेंट एंड स्टेबलाइज द होम करेंसी। वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीके से इंटरवेन करके वो अपनी होम करेंसी की वैल्यू को स्टेबलाइज करता है। बेटा ये टॉपिक में इस पॉइंट का मतलब और अच्छा आपको समझ में आएगा जब आप फॉरेन एक्सचेंज का चैप्टर करोगे। ठीक है, आगे वो ये कहते हैं कि मैनेज करता है फॉरेन करेंसी को अपार्ट फ्रॉम हेल्पिंग द गवर्नमेंट इन टैकलिंग द सिचुएशन ऑफ एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, हमारा फॉरेन करेंसी और बैलेंस ऑफ पेमेंट के ऊपर पूरा चैप्टर है। बस आप इतनी बात ध्यान रखिए कि इसको मैनेज करने का काम भी सेंट्रल बैंक का होता है। कैसे मैनेज करना है ये आप उस चैप्टर में सीखेंगे। उसके बाद आता है कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। मैंने अभी बोला मनी क्रिएट करता है कमर्शियल बैंक और कंट्रोल करता है सेंट्रल बैंक। अब मनी क्रिएट होती जा रही है, मनी सप्लाई का बढ़ना भी हमारे लिए नुकसान है क्योंकि इससे इन्फ्लेशन आता है। मनी सप्लाई का घटना भी हमारे लिए नुकसान है क्योंकि ये डिफ्लेशन लाता है। तो इसलिए इसको कंट्रोल कौन करता है? सेंट्रल बैंक करता है। वो कंट्रोल करता है बाय कंट्रोलिंग द सप्लाई ऑफ मनी द सेंट्रल बैंक कैन एक्सरसाइज एन इफेक्टिव कंट्रोल ओवर द इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड मैन्युपुलेट इन इट इन द डिजायर्ड डायरेक्शंस। वो कोई डायरेक्शंस दे के इसको मैन्युपुलेट करता है, ठीक करने की कोशिश करता है या खुद डायरेक्ट इंटरवेंशन करके करता है। इसके लिए जो वो मेथड्स अडॉप्ट करता है वो दो तरीके के होते हैं। एक को बोलते हैं हम क्वांटिटेटिव और एक को बोलते हैं हम क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव मेथड्स में क्या आता है कि दीज आर द टूल्स विच आर रेगुलेट्स द वॉल्यूम एंड द क्वांटम ऑफ क्रेडिट। जो ये वॉल्यूम को, क्रेडिट को कंट्रोल करता है बाय बैंकिंग सिस्टम। These measures work through the influencing the demand and supply of credit। ये वाले फंक्शन डायरेक्ट डिमांड और सप्लाई को इफेक्ट करते हैं मनी की। इट इंक्लूड्स बैंक रेट पॉलिसी। बैंक रेट का मतलब मैंने आपको पीछे डिफाइन में बताया, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ठीक है, और वेरिएबल रिजर्व रेशियो यानी कि CRR और SLR, वो मैंने आपको डिटेल में बताए। क्वालिटेटिव कंट्रोल में वो सारे कंट्रोल जिसमें वो सिर्फ डायरेक्शन और दे रहा है, डायरेक्ट कर रहा है कमर्शियल बैंकों की वो किस तरीके से काम करे एट द टाइम ऑफ इंक्रीज इन मनी सप्लाई और डिक्रीज इन मनी सप्लाई। तो इसमें जो वो मेथड्स अडॉप्ट करता है दैट मेथड आर
क्वालिटेटिव और सिलेक्टिव कंट्रोल, इसमें क्या क्या आता है? मार्जिन रिक्वायरमेंट, डायरेक्ट एक्शन, मॉरल सुएशन एंड क्रेडिट राशनिंग सिस्टम। तो ये वाले जो मेथड्स हैं ये हमारा अगला टॉपिक ही है इस बुक में, इस चैप्टर में। तो हम अभी अगले टॉपिक में इनकी डिटेल तो डिस्कस करेंगे ही, बट एज ए फंक्शन में अगर ये आ जाता है तो आपको सिर्फ नाम ही लिखने हैं, आपको डिस्क्रिप्शन नहीं देनी है इसकी। तो क्वांटिटेटिव में वो खुद करता है, क्वालिटेटिव में वो डायरेक्शंस देता है। ये मेन डिफरेंस होता है दोनों के दोनों मेथड्स में। डिटेल हम अभी अगली वीडियो में करेंगे। लास्ट एक बार फिर बता रही हूँ, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, क्योंकि कई बार ये बोर्ड में अलग से भी पूछ लिया जाता है, तो इसीलिए मैंने इसको थोड़ा ज़्यादा डिस्क्राइब करके लिखवा दिया है। तो आप भी इसको ऐसे ही लिखेंगे, ऐसा तब जब ये सिर्फ अकेला एक आपसे पूछा जाए। अगर बैंकर्स बैंक वाला फंक्शन आ जाए तो उसमें तो आपने ये छोटा सा ही डिस्क्राइब करना है, ज़्यादा बड़ा नहीं करना आपने। बट अलग से अगर आपसे लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट पूछ लें तो फिर आप इसको अलग से कैसे डिस्क्राइब करोगे? इफ़ द कमर्शियल बैंक फेस टू मीट द ऑब्लिगेशन ऑफ द डिपॉजिटर, कि डिपॉजिटर की जो डिपॉजिट हमारी जो बैंक के पास होती हैं उसको फेस करने में अगर कमर्शियल बैंक को कोई प्रॉब्लम आती है, द सेंट्रल बैंक कम्स टू इट्स रेस्क्यू, वो उसका एक रेस्क्यू बन के आता है एज ए लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। द सेंट्रल बैंक एज्यूम्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मीटिंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है, डायरेक्टली भी लेता है, इनडायरेक्टली भी लेता है, शॉर्टेज ऑफ फंड्स अंडर द इमरजेंसी कंडीशन। If the central bank does not rescue a commercial bank, it has to go bankrupt। अगर सेंट्रल बैंक ना संभाले ना कमर्शियल बैंक को तो वो बैंकरप्ट हो जाएगा, लोगों का फेथ हट जाएगा और वो बैंक बंद होने पे आ जाएगा। तो इस कंडीशन से बचने के लिए सेंट्रल बैंक उसको एडवांस करता है नेसेसरी कंडीशन अगेंस्ट द एलिजिबल सिक्योरिटी, मैंने पीछे भी बताया, सब्जेक्ट टू सर्टन टर्म्स एंड कंडीशन को लेते हुए। ठीक है, अभी आप देख सकते हो कि पहले क्या हुआ था कि फॉर एग्जाम्पल इन द रिसेंट पास द ट्रबल्ड ग्लोबल ट्रस्ट बैंक लिमिटेड, ये ग्लोबल ट्रस्ट बैंक लिमिटेड के साथ ये ट्रबल हुई थी जिसको मर्ज कर दिया गया था ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के साथ एज पर द इंस्ट्रक्शन डायरेक्ट इंटरवेंशन बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि उनको लग रहा था ये नहीं संभल पा रहे हैं तो उनको मर्ज कर दिया गया। ठीक है, इन एडिशन द सेंट्रल बैंक ऑल्सो इशू लाइसेंस टू द बैंक, बैंक को लाइसेंस इशू करना, उनकी एक्सपेंशन, उनकी ब्रांच खोलनी है नहीं खोलनी है, उनको मर्ज करने में हेल्प करना, अमलगमेट करने में हेल्प करना, ये सारे काम जो होते हैं सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक के लिए करता है और ये लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट के अंदर आते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको ये अब जो टॉपिक कंप्लीट करवाया दैट इज़ फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। और इसके बाद हमारा एक टॉपिक रह गया है कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट और मनी सप्लाई, जिसे मैंने आपको बोला मैं डिटेल में सारे मेथड्स कराऊंगी, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। तो यहाँ तक का आपने अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है। मैं PDF भेजूंगी आपको कंप्लीट चैप्टर की, बट आप नोटबुक में वहीं तक नोट डाउन करना जहाँ तक मैंने आपको इस वीडियो में कराया है। और अगर कोई डाउट होगा तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछेंगे। थैंक यू।